वेस्ट एनर्जी में सबसे पहले अब वेस्ट का कलेक्शन का सारा क्राइटेरिया है कि वेस्ट कलेक्शन कैसे करनी है। सो वेस्ट कलेक्शन में जनरली लेट्स से एक कंपनी ने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट को का टेंडर जीता। उस वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के टेंडर में सबसे पहले टेंडर डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको अनीश ने बताया होगा कि बिडिंग पैरामीटर कुछ होता है, कुछ ऐसा बताया था हाँ हाँ हाँ। कि बिडिंग पैरामीटर मतलब किस बेस पे बिडिंग हो रही है, क्या बिडिंग में क्या चीज इवेलुएट होती हैं एक कंपनी की दूसरी कंपनी से। तो दैट इज कॉल्ड बिडिंग पैरामीटर, जिसमें उसमें होगा कि O&M कॉस्ट एंड बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट, शायद ये होगा जो उसने आपको हाँ बताया होगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आप बोलो यार, हाँ हाँ बोलो तो, नहीं तो मेरे को पता नहीं लगेगा ऐसे। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ तेरी आगे, बाकियों की नहीं आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में बिडिंग पैरामीटर क्या होता है? टिपिंग फी। टिपिंग फी क्या होती है? हेलो। हाँ बोलो, अब सुन रहे हम लोग। हाँ, टिपिंग फी क्या होती है? वो फी जो कंपनी को मिलती है ऑन कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट बेसिस ऑन द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोसेस्ड। लेट्स से if the company has collected and processed 1 tons of waste, so वो 1 टन के ऊपर वो उनको क्या फिक्स रेट मिलेगा वो डिसाइड होता है। सो इट कैन, इसकी कोई फिक्स रेंज नहीं है, बट इट कैन, मतलब जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें मैंने देखा है इट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 250 रुपीज पर टन टू 3,500 रुपीज पर टन। अब ये इतनी वेरिएशन क्यों है? इसका रीजन ये है कि जो अम, अ, कोई जो कंपनी वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लगा रही है उसका स्कोप ऑफ वर्क हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग है। हो सकता है लेट्स से एक जगह पे एक सिटी के लिए जो प्रोजेक्ट लगा रही है, फॉर लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ भोपाल। तो भोपाल सिटी में जो वेस्ट कलेक्शन करना है वो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, फ्रॉम ईच एंड एवरी होम और हाउस होल्ड। उस पर डिपेंड करेगा कि ये टिपिंग फी कितनी होनी चाहिए। अगर लेट्स से मैं सिर्फ वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ जिसमें वेस्ट मेरे को डंप यार्ड में, डंप साइट पे सप्लाई करके दिया जाएगा बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इटसेल्फ, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली टिपिंग फी कम होगी पर टन, बिकॉज यू आर नॉट कलेक्टिंग द वेस्ट बट जस्ट प्रोसेसिंग द वेस्ट। आर यू गाइस एबल टू गेट दैट? हाँ यस। हाँ। तो बेसिस द स्कोप ऑफ वर्क टिपिंग फी का रेट वेरी करता है। आपको उससे समझ आ जाता है कि हाँ टिपिंग फी अगर किसी ने बोली ना 2,000 या 3,000 रुपए पर टन, उसमें डेफिनेटली कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का वर्क भी इंक्लूड होगा। अब स्टार्ट करते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है, उस प्रोजेक्ट में सबसे पहले काम ऑपरेशनल पार्ट क्या होता है कि वेस्ट की कलेक्शन हाउस होल्ड से वो कलेक्ट होके वो आता है एट द वेस्ट डंप यार्ड। वहां पे अब ये जो वेस्ट आया होगा हर घरों से, इसमें ऑर्गेनिक फ्रैक्शन भी होगा, इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन भी होगा। ऑर्गेनिक मतलब जैसे समझ रहे हो, जैसे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो पील ऑफ्स होते हैं, कुछ और घर के जो ऑर्गेनिक चीजें जो आप डंप कर रहे हो डेली बेसिस पे, वो हो गया। इनऑर्गेनिक में हो गया जैसे प्लास्टिक के रैपर्स वगैरह हो गए जो डेली बेसिस पे आप डंप करते हो। ठीक है, तो अब वहां पे जब जाता है ये वेस्ट डंप यार्ड में, बिकॉज वेस्ट टू एनर्जी में कुछ भी जलाना है, वो जलाने के लिए उसका इनऑर्गेनिक होना जरूरी है। आपको हो गया ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑर्गेनिक में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, एंड मॉइस्चर इज वर्क्स अगेंस्ट फायर। इट इज कॉमन सेंस। हम्म। ठीक है, सो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ बर्निंग इन द वेस्ट इंसिनरेटर, द there has to be done some processes before that, so that the quality of fuel, which is the waste in this case, is better. तो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को सेपरेट किया जाता है। आजकल ज्यादातर डेजिग्नेटेड जगहों पे तभी वो सेपरेटली गीला और सूखा कूड़ा लिखा जाता है, बिकॉज दे वांट
कि लोग सेपरेटली स्टार्टिंग पॉइंट से ही डंप करें ताकि उनको प्रोसेस सेग्रीगेट करने में इश्यूज आए ही ना। ये आप लोगों को समझ आ रही है बात? हाँ हाँ ठीक है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप कि लेट्स से वो कूड़ा अभी सेग्रीगेट हुए बगैर आ गया, उसको यहाँ पे आके डंप यार्ड में आके सेग्रीगेट होना है। सेग्रीगेट होने के लिए एक मशीन होती है जिसको मशीन या प्रोसेसिंग फैसिलिटी होती है जिसको कहते हैं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, MRF। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का ये उद्देश्य होता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फ्रैक्शंस को वेस्ट के अलग अलग करना, सो दैट ऑर्गेनिक को हम अलग तरह से प्रोसेस करें, इनऑर्गेनिक को हम दूसरे अलग तरीके से प्रोसेस करें। इनऑर्गेनिक का सीधा तरीका है कि इनऑर्गेनिक का कंबस्टेबल पोर्शन हायर होता है। इसको साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं, इनकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू GCV हाई होती है। मतलब 1 kg ऑफ इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन को जलाएंगे तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक फ्रैक्शन। ऑर्गेनिक फ्रैक्शन का प्रोसेसिंग सिस्टम अलग होता है, इनऑर्गेनिक का अलग होता है। इनऑर्गेनिक का सिंपल तरीका है कि जैसे वो अलग हो गया, दे आर देन टेकन टू द इंसिनरेटर। इंसिनरेटर में हाई डिग्री पे उनको बर्न करके उन बॉयलर के पानी को गर्म करके स्टीम बना दिया जाता है। अब इसमें एक थोड़ी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ये भी है, दो ये हमारे काम का हिस्सा नहीं है बट ये पता जरूर होना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लेंडर की तरफ से। जब इनऑर्गेनिक को जलाते हैं, आप कहोगे कि प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो तो पोल्यूशन करता है, तो पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करते हैं? उसके लिए बहुत तरह के सिस्टम्स होते हैं इंटरनली। सबसे पहला होता है फ्लू गैस मैनेजमेंट सिस्टम, जो बहुत डेंजरस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं व्हेन वी बर्न प्लास्टिक। उसको मैनेज करने के लिए एक फ्लू गैस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो उन गैसेस के हार्मफुल इफेक्ट को कंट्रोल करता है। दूसरा तरीका होता है बॉयलर को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करना। व्हेन यू बर्न गैसेस बर्न प्लास्टिक एट 800-900 डिग्री सेल्सियस, तो इतने हाई टेम्परेचर पे जो डेंजरस गैसेस होती हैं वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, तो उनका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये भी ट्रैक किया जाता है कि टेम्परेचर क्या है किसी बॉयलर का। कमिंग टू द अदर पॉइंट कि ये तो हो गया फ्लू गैस मैनेजमेंट सिस्टम। चिमनीज में एक और डिवाइस लगती है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। सुना है इसने कभी? नहीं नहीं नहीं। पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ा। चलो, ये चिमनीज में डिवाइस लगती है जो सूट होता है, कार्बन सूट, उसको कंट्रोल करती है। तो ऐसे मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल करती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वेस्ट को जला रहे हो, प्लास्टिक को जला रहे हो, तो काफी डेंजरस इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब ये तो हो गया इनऑर्गेनिक का ट्रीटमेंट का तरीका। ऑर्गेनिक का ट्रीटमेंट का तरीका क्या होता है? ऑर्गेनिक में हम उसके मल्टीपल तरीके हैं, देयर इज नो वन वे। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, ऑर्गेनिक को एनारोबिक डाइजेशन करवाती हैं। अब ये वर्ड कभी टर्म सुनी है, एनारोबिक डाइजेशन? हाँ ये अरे भाई सुना कोई बोलता नहीं है, बोलो तो। हाँ या ना तो बोलो। हाँ ये सुना है। सुनिए। इन द एब्सेंस हाँ ऑफ ऑक्सीजन तो प्रोसेस करते हैं ना। हाँ, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोसेसिंग हो ऑर्गेनिक वेस्ट की, उसको कहते हैं एनारोबिक डाइजेशन। एरोबिक होती है जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हर एक कंपनी के अलग अलग तरीके हैं। हमने जो एक अभी बायो CNG में पढ़ रहे हैं, वो एनारोबिक डाइजेशन यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक फ्रैक्शन को ट्रीट करने के लिए। कि एक बहुत बड़ा समझ लो कंटेनर टाइप या एक टैंक टाइप होता है जिसमें विदाउट ऑक्सीजन ऑर्गेनिक फ्रैक्शन को डंप कर दिया जाता है, जिसमें कुछ दिन उसको रख के उसमें से मीथेन गैस इकट्ठी की जाती है, और मीथेन गैस को फिर वो कंप्रेस और हाई क्वालिटी ग्रेड बना के उसको CNG बना देते हैं, और वो CNG को देन बेचते हैं। दैट इज वन मेथड। ऑर्गेनिक फ्रैक्शन का दूसरा तरीका है
एरोबिक डाइजेशन मतलब वो उसके छोटे छोटे पहाड़ बनाते हैं। वो छोटे छोटे पहाड़ों को क्या कहते हैं, हर 15-20 दिन बाद उनको घुमाते हैं, उन पहाड़ों को। उसको कहते हैं विंड्रो मशीन से घुमाते हैं, चेंज करते हैं उनकी पोजीशंस। और वो मिथेन गैस डायरेक्टली हवा में रिलीज होती है, बट वो जो बाकी बचा हो जाता है मटेरियल, दैट इज हाई वैल्यू कंपोस्ट। उस कंपोस्ट को फिर वो मार्केट में बेचते हैं टू फर्टिलाइजर कंपनीज। ठीक है, दैट इज वन अदर मेथड। देयर आर फ्यू मोर मेथड्स एज वेल, बट हमें मेजरली इन पे ध्यान देना है। अब कुछ कंपनीज क्या करती हैं, मैंने एक कंपनी के सिचुएशन में ये देखा था, जैसे मैंने अभी एनारोबिक डाइजेशन बताया, उन्होंने ऑर्गेनिक फ्रैक्शन को प्रोसेस करके जो बायो सीएनजी गैस इकट्ठी कर ली, उसको वो फिर गैस को बेचते नहीं है मार्केट में, उसको रूट कर देते हैं टू इंसिनरेटर बॉयलर। उसमें आग का टेम्परेचर और बढ़ाने के लिए उसको यूज कर लेते हैं कई। तो देख रहे हैं, देर आर मेनी मेथड्स टू डू द सेम काइंड ऑफ, मतलब टू यूज द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। कि वेस्ट टू एनर्जी में बायो सीएनजी भी बन रही है, बट बायो सीएनजी बाहर नहीं बिक रही, उसको इंटरनली ही बर्न करा जा रहा है ताकि बॉयलर का टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। ओके ओके। ये आपको प्रोसेस क्यों आना चाहिए, बिकॉज ये जब क्वेश्चन लेंडर पूछेगा कि इसका आउटकम क्या है, इसमें बायो सीएनजी कहाँ यूज हो रही है, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट की। इसीलिए ये प्रोसेस जानना जरूरी है ऊपर ऊपर से एटलीस्ट। समझ गया। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, जो मैंने अभी तक मल्टीपल मेथड्स बताए हैं, इसमें बेसिक कंसेप्ट सब में यही होने वाला है। उसमें बस हल्के हल्के ट्वीक्स होते हैं हर एक कंपनी के अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एंड उसके अकॉर्डिंग वो फिर अपना प्लांट रन करते हैं। अब जनरली इन तरह के प्लांट्स को सेटअप करने के लिए अराउंड 2 years का कंस्ट्रक्शन टाइम लग जाता है। अब ये प्लांट जैसे अपने रोड में पड़ा बॉट एन्युटी ये वो मेथड्स, इसमें सिंपल मेथड है DBFOT, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर। कि कंपनी खुद ही डिजाइन करे, उसको बिल्ड करे, उसको ऑपरेट करे, उसको फाइनेंस कराए, एंड देन एंड ऑफ अ पर्टिकुलर कंसेशन पीरियड उसको अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दे। अब इस केस में वेस्ट मैनेजमेंट में अथॉरिटी, जैसे आपको रोड में पता होगा, रोड्स में बताया होगा NHAI होती है मेजरली अथॉरिटी, या स्टेट की जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होती है वो है एंटिटीज रोड प्रोजेक्ट्स में, या CP जो PWD हो गई या ऐसे हो गई। अब इस केस में कौन सी अथॉरिटी होगी जो ये प्रोजेक्ट के टेंडर्स निकालेगी, वो होगी म्युनिसिपल अथॉरिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। एंड व्हाई इज दैट? द रीजन फॉर द सेम इज कि as per the government regulations, the waste handling work is the responsibility of a local body. ठीक है, समझ गया। सो लोकल बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर गवर्नमेंट रूल्स टू मैनेज द वेस्ट। जब ये वेस्ट टू एनर्जी कंसेप्ट नहीं होते थे, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तब लोकल बॉडीज ही हमारे घर में कचरा इकट्ठा करने आती थी, उन्हीं के बंदे आते थे। So it is still the responsibility of local bodies, but they are now being pushed under government guidelines like Swachh Bharat Mission to introduce or to deploy new methods of handling waste, because waste का पहले जो नॉन साइंटिफिक मेथड जो इतने सालों से चलता आ रहा था, दैट वाज लैंडफिल के अंदर उसको दबाना। उसमें भी वो साइंटिफिक वे से करते थे। क्या करते थे, जैसे आपने दिल्ली में देखा हो कि पहले कचरे की एक लेयर को दबाते थे, उसको बिल्कुल रोड रोलर से दबा के बिल्कुल प्लेन कर देते थे, उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर डालते थे। उस मिट्टी की लेयर जब हो जाती थी पूरी बहुत महीनों बाद, फिर उसके ऊपर फिर कचरा बिछाना शुरू कर देते थे। ऐसे वो ऐसे करते 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 पहाड़ बन जाता था। और इस कचरे जो दबा हुआ है उसके अंदर मिथेन, तभी आपने कई बार देखा होगा कि कचरे के पहाड़ों में हमेशा आग लगी होती है।
हाँ हल्की हल्की वो धुआं निकल रहा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि मीथेन हमेशा रिलीज हो रही होती है, एंड मीथेन वंस इट कम्स आउट हाई टेम्परेचर पे वो बर्न हो जाती है। हम्म तो वो जो भी प्लास्टिक जो कूड़ा करकट होगा उसके आसपास वो चलना शुरू हो जाता है। ओके, तो कई कंपनीज अब साइंटिफिक वे से इसको कैसे करती हैं। अभी भी पहाड़ बनते हैं, अभी भी दिस इज द मेथड, बट वो पहाड़ का क्या करते हैं, मतलब ये एक और मेथड है वेस्ट मैनेजमेंट का जो वेस्ट टू एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो बिकॉज ये कहीं ना कहीं आप देखोगे जब वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स कर रहे होगे लेगेसी वेस्ट के केस में। लेगेसी वेस्ट क्या होता है, वो वेस्ट जो बड़े सालों से डंप साइट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो लेगेसी है, ओके समझ रहे हो। हाँ ठीक है, तो आप जैसे जैसे दिल्ली में या कहीं और कचरे का पहाड़ बन गया, अब वो कचरे का पहाड़ सेम साइज का नहीं रहता। आफ्टर 4 5 6 इयर्स जैसे जैसे उससे गैस निकल जाती है तो वो थोड़ा पहाड़ हल्का सा हाइट में नीचे आ जाता है, और वो इस वेस्ट को, जो ये दबा हुआ वेस्ट है, इसको फिर बायो माइन किया जाता है, माइनिंग की जाती है, एंड इट कैन बी अगेन यूज टू यूज्ड एज कंपोस्ट। सो इन मेनी केसेस ये वाला मेथड बहुत सालों से फॉलो होता आ रहा है। इट इज कॉल्ड वन ऑफ द साइंटिफिक लैंडफिल ट्रीटमेंट मेथड्स। तो दिस इज वन मेथड जो पता होना चाहिए आपको, बिकॉज कहीं जहाँ पे वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट लग रहा होगा उसमें 99% केसेस में लेगेसी वेस्ट होगा, लेगेसी वेस्ट का यही ट्रीटमेंट होगा। एंड हमें कई बार लेंडर ये पूछता है कि वहां पे लेगेसी वेस्ट है जहाँ पे क्योंकि वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट में रोज उसको चलाने के लिए मिनिमम सप्लाई ऑफ वेस्ट चाहिए। किसी दिन वेस्ट कम आ गया फिर कैसे चलाओगे प्रोजेक्ट। तो हमारा आंसर ये होता है कि हमारे पास लेगेसी वेस्ट होगा, लेगेसी वेस्ट की बायो माइनिंग हम कर रहे होंगे साथ साथ, जिसको हम एज ए कंपोस्ट मे बी इधर कंपोस्ट और एज अ डायरेक्ट इनपुट टू दी इंसिनरेटर जलाने के लिए हम यूज कर सकते हैं जहां प्लास्टिक होगा ऑब्वियसली। So this is one answer, one question that generally lenders ask, and this is how generally we answer. And coming to next point कि ये तो हो गया वेस्ट मैनेजमेंट का, आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया। और क्या कहते हैं, अब आते हैं कि टेक्नोलॉजी का भी आपको मैंने मोटा बता दिया कि कैसे चलती है। अब आते हैं कि इसके जैसे हम उसकी टेंडरिंग की बात कर रहे थे और DBFOT प्रोजेक्ट था, उस पर थोड़ा और स्पेसिफिक घुसते हैं कि ये होता है DBFOT, और इसको अथॉरिटी कौन सी अवार्ड करती है, लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी। अब लेंडर का जनरली एक क्वेश्चन आता है कि NHAI का या कोई डिस्कॉम का प्रोजेक्ट हो तो समझ आता है वो बहुत बड़ी कंपनीज हैं और वो दे आर वेल मोस्ट लाइकली दे आर गोइंग टू बी वेल मैनेज्ड। बट लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज तो कई घाटे में होती है, तो फिर कैसे प्रोजेक्ट वो अवार्ड कर रही है और कैसे आपको वो पैसे दे पाएगी टिपिंग फी के, वो कैसे करोगे मैनेज, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। या लोकल अथॉरिटी ने अवार्ड तो कर दिया बट वो प्रोजेक्ट लगाने में बड़े इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि जो लैंड है वेस्ट या वेस्ट की जो साइट है वो लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी के नाम पे ही नहीं है, बड़े इश्यूज होते हैं। या वो जहाँ पे हम लगा रहे हैं वहां पे आसपास रेजिडेंशियल एरिया है, तो वो कैसे आप मैनेज करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी लेंडर से आते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट में थोड़ा इन चीजों में कंसर्न्स ऑब्वियस है आना। तो एक एक करके ये सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि लेंडर का म्युनिसिपल अथॉरिटी पे जो कंसर्न है, जनरली जो अभी तक हम प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं, वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने ये प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए हैं जो वेरी वेरी वेल रेटेड है। वो हर म्युनिसिपल अथॉरिटी की अपनी क्रेडिट रेटिंग है। तो आपको सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम जिस प्रोजेक्ट को लेके जा रहे हैं उसका अथॉरिटी की क्रेडिट रेटिंग क्या है। अगर वो AA या BBB से नीचे है तो देयर आर ग्रेव कंसर्न्स अबाउट इट। ठीक है, तो लेंडर हो सकता है वो आगे ना प्रोसीड करे। जस्ट लाइक जैसे हम सोलर में ऑफ टेकर का देखते हैं वो रेटिंग का। हाँ हाँ, एग्जैक्टली क्योंकि इसमें पैसा इन्होंने देना ना टिपिंग फी का, तो इसीलिए हमारा जानना जरूरी है।
इसमें क्रेडिट रेटिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज के लिए। सेकंड कंसर्न है कि लैंड, लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज क्या होता है कि जो लैंड होती है, ये लैंड हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, जो म्युनिसिपल अथॉरिटी से हम लॉन्ग टर्म लीज पे ले रहे हैं। कंपनी खरीदती नहीं है लैंड, ये खरीदने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये लैंड को कंपनी बहुत नॉमिनल पैसे पे लीज पे लेती है फ्रॉम लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी। बट ये लीज को प्रॉपरली रजिस्टर करने के लिए कोई लीज किसी को तभी देगा ना जब लीज का ओनर जो लेसर होता है वो ओनर हो जमीन का, एटलीस्ट वो ओनर हो या उसके पास प्रॉपर राइट्स हो फ्रॉम द ओनर कि ही कैन लीज दैट लैंड टू समबडी एल्स। तो कई केसेस में देखा गया है कि ये जमीन चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है बट वो प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हुई लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी के नाम पे, और यहाँ कोई गवर्नमेंट ऑर्डर निकला हुआ है जिसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये लैंड को का राइट हम किसी भी लेंडर को कभी भी नहीं देंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में ये प्रोजेक्ट्स बहुत खतरनाक और नो गो टाइप्स हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी लेंडर चाहे प्रोजेक्ट के एसेट्स का असाइनमेंट ले रहे हैं या सिक्योरिटी में चार्ज क्रिएट करवा ले अपने नाम पे, बट जब उसको जमीन पे जाने ही नहीं दिया जाएगा तो वो उसके एसेट्स चाहे वहां पड़े रहे तो वो क्या ही कर लेगा। समझ रहे हो? ओके। हाँ कोई क्वेश्चन है तो पूछो बीच में, अगर नहीं समझ आ रही है बात। नहीं नहीं अभी तक कुछ नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे लेट्स से मैं मेरी गाड़ी का ओनर हूँ, बट जिस पार्किंग लॉट में मैंने गाड़ी पार्क की हुई है उस पार्किंग लॉट का एक्सेस राइट ही नहीं है मेरे पास। तो चाहे मैं ओनर होऊंगा अपनी गाड़ी का, बट वो मैं पार्किंग में घुस ही नहीं सकता, तो मेरी गाड़ी तो वहीं पड़ी रह जाएगी। समझा। इसको क्या कहते हैं इस टर्म को, जैसे आप कह रहे हो? ये एक्सेस राइट को कहते हैं लीज का असाइनमेंट राइट। असाइनमेंट है। ओके। लीज एग्रीमेंट साइन होता है, उसके अंदर एक असाइनमेंट राइट होता है जिसमें लेंडर अपने नाम पे असाइन करवाता है लीज एग्रीमेंट को, जिसको हम कहते हैं इंडेंचर ऑफ मॉर्टगेज एग्जीक्यूट करवा के हम असाइन करवा रहे हैं लैंड के लीज राइट को, ताकि कभी भी लेंडर को एक्सेस करने में दिक्कत ना आए। चाहे एसेट उसके पड़े हुए वहां पे, वो एसेट्स पे चार्ज है बट ही कांट एक्सेस द लैंड। वो ताला कोई बाहर से लगा के चला जाएगा, कोई उखाड़ नहीं सकता लेंडर किसी का। समझ रहे हो ना? हाँ सो दिस इज वन ऑफ द कंसर्न जो मैंने नोटिस किया है वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट्स में आए हैं। ये कंसर्न बाकी प्रोजेक्ट्स में हो सकता है ना आए हो, रोड में, सोलर में, ये इसमें देखे गए हैं। ठीक है? ओके। तीसरा पॉइंट है, पहला हो गया अथॉरिटी की क्वालिटी, सेकंड हो गया लैंड का इशू, थर्ड हो गया ऐसी ऐसी अथॉरिटी एक और इन्वॉल्व है इन वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम। क्योंकि हम जब वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम एनर्जी किसको बेच रहे हैं? इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज बीइंग सोल्ड टू अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ओके। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की क्रेडिट रेटिंग भी फिर उतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो भी हमसे टैरिफ, एक पर्टिकुलर टैरिफ पे बिजली खरीद रही होगी। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है, कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं बिजली खरीद रही होती है, बिजली खरीद रही होती है वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हमें टिपिंग फी का भी पैसा दे रही है। आप कहोगे वो क्यों बिजली खरीद रही है, वो तो बिजली बेच के वो कहाँ बेचेगी, उसके पास तो राइट ही नहीं बिजली बेचने का। वो खुद अपनी कॉर्पोरेशन की जो चीजें रन करने के लिए बिजली यूज कर रही होती है। ठीक है, ये भी केस होता है। मगर ये सब करने के लिए उस अथॉरिटी को, उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक स्पेशल अप्रूवल चाहिए होता है, जिसको कहते हैं ओपन एक्सेस अप्रूवल। अभी तक यहाँ समझ आया? हाँ, इसमें मतलब कि जो चार्जेस करते हैं टैरिफ, इसका कोई कंसेशन भी होता है या मतलब जो रेट चल रहा होता है वही? इसका एक सेपरेट, अगर हम किसी डिस्कॉम के साथ एग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं तो एक सेपरेट पीपीओ होगा जो कंसेशन एग्रीमेंट से अलग होगा। ठीक है?
ओके अगर वो सेम अथॉरिटी के साथ कर रहे हैं तो हो सकता है मोस्ट लाइकली वो कंसेशन एग्रीमेंट में ही उन्होंने टैरिफ का सब कुछ कवर किया हो, ओके मगर उस टैरिफ के साथ साथ उनको एक टैरिफ ऑर्डर भी लाना पड़ता है इन बोथ द केसेस। अगर आप डिस्कॉम को भी बेच रहे हो या आप अथॉरिटी को बेच रहे हो, इन बोथ द केसेस आपको एक वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट में बिडिंग नहीं ना होती बिजली की, जैसे सोलर प्रोजेक्ट में होती है कि 3 रुपए पर किलोवाट आवर का रेट लगा रहा हूँ, कोई कंपनी कहती है 2.91। इसमें आपको फिक्स रेट मिलता है, वो दैट इज रेट जो 5-7 रुपए होता है। अब आप कहोगे वो हायर रेट इतना क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स फिर वायबल नहीं होंगे, इसलिए इनको अलाउड है बिजली महंगी बेचना। बट ये रेट एक प्री डिटरमाइंड रेट होता है जो एक उस स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डिसाइड करती है, और वो जिस पेपर पे डिसाइड करके ऑर्डर पास करती है उसको कहते हैं टैरिफ ऑर्डर। तो लेंडर के लिए आगे प्रोसीड करने के लिए एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इज नाउ, वन मोर डॉक्यूमेंट इज टैरिफ ऑर्डर, जिससे उसका रेवेन्यू पता लगता है कि हाँ ये कमा पाएगी कंपनी। One is concession agreement, second is tariff order. ओके ओके गॉट इट। अब ये रेट ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डिसाइड करती है, तो इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, और जो रेट आए उन्होंने अनाउंस किया होगा फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन वही रेट चलेगा। अब कमिंग टू मोर कंसर्न्स या और चीजें वेस्ट एनर्जी पे, वेस्ट एनर्जी का एक मेजर कंसर्न है दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के मामले में वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट्स अभी इतने प्रोवन नहीं है इंडिया में एंड इवन इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बिकॉज हर एक जगह की, हर एक ज्योग्राफी की अपनी डेमोग्राफिक्स हैं। उस डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे उस जगह की वेस्ट की क्वालिटी का डिफरेंस आता है। हाँ हाँ लेट्स से अगर मैं कोई ज्यादा रूरल एरिया में रहता हूँ या एक पॉपुलेशन रूरल एरिया से मैं जहाँ से कलेक्ट करता हूँ, वहां पे हो सकता है ऑर्गेनिक वेस्ट का कंटेंट ज्यादा हो एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक वेस्ट। हो सकता है बिकॉज शहरों में ज्यादा लोग पैकेज फूड्स यूज करते हैं, तो आप समझ रहे हो। हाँ मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, बट आई एम सेइंग कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। हर एक सिटी, हर एक ज्योग्राफी, हर एक क्लाइमेटिक कंडीशंस में पड़ी हुई ज्योग्राफी का अपने अपने कैटेगरी ऑफ वेस्ट होगा कि उनकी वेस्ट में कि इसको कहते हैं वेस्ट की कैरेक्टराइजेशन क्या होगी, तो उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हर एक टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं वो हर एक लोकेशन के हिसाब से नहीं बनती, वो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजीज हैं। उसमें थोड़े बहुत ट्वीक्स हो सकते हैं बट जनरली दे आर स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजीज। अब जो मैं शुरू से अभी तक जब से हमने डिस्कशन शुरू की है उसमें जो मैं टेक्नोलॉजी की डिस्कशन कर रहा था, पहले बोल रहा था, दैट वाज इंसिनरेटर बॉयलर टेक्नोलॉजी, और इधर यू कैन से कंबशन टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ इसमें हम सिंपल जला रहे हैं, चला के बॉयलर गर्म कर रहे हैं एंड हम स्टीम बना के बिजली बना रहे हैं। देयर आर फ्यू मोर टेक्नोलॉजीज जो आपको नोट में दी हुई हैं, जिसमें मैं एक गैसिफिकेशन पे थोड़ा ज्यादा एक वो फोकस करूंगा। गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आप इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन को जला के एक अलग तरह की गैस प्रोड्यूस करते हो जिसको कहते हैं सिन गैस, SYN, सिंथेटिक गैस एक्चुअली। उस गैस को यूज करके आप बिजली बनाते हो। उसका ज्यादातर मेरे पास अभी कंटेंट नहीं है, बट ये है कि वो सिन गैस की मैन्युफैक्चरिंग से आप करते हो। इस पर जो गैस बनती है उसको भी कंबस्ट किया जाता है। हाँ, इसका आई गेस कंबशन ही होता है, मैंने नोट पे कवर किया हुआ है, मेरे अभी एकदम दिमाग में नहीं, बट आप एक बार पढ़ लेना। एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं पायरोलिसिस। हाँ 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 वो भी मतलब ये कहीं यूज नहीं ज्यादा हुई है अभी, मेजरली यूज कंबशन ही होती है, बट आइडिया देने के लिए कि ये भी मार्केट में है। ओके कई बार मिक्स ऑफ बोथ यूज करते हैं कई लोग, ऐसा भी है, बट अभी तक मैंने ऐसा ज्यादा देखा नहीं है। सो इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस एंड किस कंपनी की टेक्नोलॉजी आप डिप्लॉय कर रहे हो, वो कंपनी किस टेक्नोलॉजी में आगे है वो भी डिपेंड करता है। ओके लेट्स से इफ यू आर बाइंग एन एयर कंडीशनर
आपको पता है ये कंपनी का एयर कंडीशनर बेस्ट है, बट अगर इसकी वॉशिंग मशीन लेने जाऊंगा तो वो नहीं अच्छी, चाहे दोनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। सो इट्स लाइक दैट। ओके। कमिंग टू, सो टेक्नोलॉजी इज वन मेजर कंसर्न जो लेंडर्स पूछते हैं। कंसर्न मतलब कि वो समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, कि ये क्यों टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सो यू शुड बी रेडी विद द प्रॉपर आंसर कि व्हाई दिस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज, एक मैंने आपको पॉइंट पहले भी बताया था, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, स्कोप ऑफ वर्क क्या है किसी प्रोजेक्ट का। तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस लेंडर के वेरी कर सकते हैं। अगर स्कोप ऑफ वर्क में कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी का जिम्मेदारी है, तो लेंडर पूछेगा कि कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में हमारी एक्सपर्टीज क्या है। अगर लेट्स से कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कोप में नहीं है, बट वो तब भी पूछेगा कि हमारी वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने में क्या एक्सपीरियंस है। सो एक्सपीरियंस ऑफ द प्रमोटर्स एज वेल एज द कंपनी, दैट इज अनदर क्वेश्चन दैट इज जनरली आस्क्ड बाय द लेंडर्स, कि उनका कितना एक्सपीरियंस है ऐसे काम करने में। उन्होंने पहले क्या ऐसे किए हैं प्रोजेक्ट्स, अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं किए तो छोटे स्केल पे कुछ किया है कि नहीं उन्होंने। ओके। और नेक्स्ट है जस्ट वन क्वेश्चन रहता है, अगर कोई है कंपनी जो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है, लेंडर एंटरटेन नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते, उनके मार्क्स कट जाते हैं। मार्क्स मतलब हर लेंडर का एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है जिसमें वो हर एक चीजों को मार्क्स देते हैं। सो ये जो जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ इनके मार्क्स होते हैं, उसके बेसिस पे दे डिसाइड कि हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है देन यू विल हैव टू present a very strong case why you can run this project successfully, how you can run it, who are the technology partners, and उनका एक्सपीरियंस बहुत, क्या पता आपका एक्सपीरियंस ना हो बट आप जिसका टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिस कंपनी से ले रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। तो यू विल हैव टू डिग इनटू फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि कोई लेंडर मना ही कर देगा, बट वो इवेलुएट करेगा एंड देन डिसाइड करेगा। ओके, ऑलराइट। हम्म। और राहुल, वो नोट से मेरे को बताना और क्या पॉइंट्स आपको। ये तो हो गए जो वेस्ट एनर्जी की बेसिक चीजें हैं जो लेंडर्स के साथ जाने से पहले, और टेक्नोलॉजी और कैसे प्रोसेस चलता है वो है। और आपको इसमें फाइनेंशियल चीजें मैं बता देता हूँ। और अब इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट कॉस्ट। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट कॉस्ट एक जनरली वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट जो होता है इसमें अच्छा, एक प्रोजेक्ट कॉस्ट से पहले एक पॉइंट रह गया, अप्रूवल्स एंड क्लियरेंसेस। सो इस प्रोजेक्ट में काफी तरह के अप्रूवल्स क्लियरेंसेस होते हैं, जिसमें मेजर अप्रूवल क्लियरेंसेस ये हैं, जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लिया जाता है, फायर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्लियरेंस चाहिए होता है कि चिमनी की हाइट हम कितनी रख सकते हैं, और हमें क्लियरेंस चाहिए होता है एयर एंड वाटर एक्ट के अंडर कि हमें कंसेंट टू एस्टैब्लिश मिला है या कंसेंट टू ऑपरेट द प्लांट मिला है कि नहीं। ये मेजर अप्रूवल्स रखते हैं इसमें, क्योंकि टाइम लग जाता है इन अप्रूवल्स को भी लेते, जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस में कई फंस जाते हैं प्रोजेक्ट्स। तो ये सब अप्रूवल्स मेजर होते हैं जिसको हमें ट्रैक करना पड़ता है। वाटर का सोर्स क्या रहेगा प्रोजेक्ट के लिए, उसका एक अपना अप्रूवल होता है कि अगर वाटर यूज होना है प्रोजेक्ट में तो वाटर कहाँ से आएगा। हाँ, तो ये मेजर क्लियरेंसेस का था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट में, इस प्रोजेक्ट में जैसे सोलर में होता है ना कि पर मेगावाट कॉस्ट क्या होती है, इसमें हमने ऐसा एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि पर मेगावाट कॉस्ट वेस्ट एनर्जी की लगाएं, बट जनरली सिर्फ वही तरीका नहीं है। हमें सबसे पहले स्कोप समझनी पड़ती है प्रोजेक्ट की। अगर किसी प्रोजेक्ट की स्कोप में कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी काम इंक्लूडेड है तो उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत अलग तरह की होएगी
उसमें हो सकता है वो व्हीकल्स कॉम्पैक्टर्स, जो व्हीकल्स होते हैं ना जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं या कॉम्पैक्ट करते हैं, आपने देखे होंगे अपने शहरों में, हाँ हाँ उनकी कॉस्ट वो भी खरीदने पड़ेंगे ना। अगर अगर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन भी मेरे प्रोजेक्ट का स्कोप में है कि मुझे ही वेस्ट कलेक्ट करना है हर जगह से, तो कॉस्ट अलग तरह की होगी। अगर वो नहीं है तो फिर कॉस्ट अलग तरह की होगी। अब मैं बात करता हूँ जब वो स्कोप में नहीं है, क्योंकि उसको हम थोड़ा बहुत स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, बाकी वो नहीं कर सकते। तो जो मैंने अभी प्रोजेक्ट्स देखे हैं जनरली, उसमें पर मेगावाट कॉस्ट रेंजेस बिटवीन 1617 करोड़ टू 2021 करोड़ पर मेगावाट। पर इस मेगावाट। प्रोजेक्ट कॉस्ट पर मेगावाट। सो इसमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट में मल्टीपल चीजें होती हैं, बट इसमें भी केस टू केस डिपेंड करता है। कई केसेस में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, कई कुछ चीजें इंक्लूड होंगी। जैसे सोलर में स्टैंडर्ड है, लैंड चाहिए, मॉड्यूल्स चाहिए, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर चाहिए, वायरिंग चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, ये सब स्टैंडर्ड चीजें हैं। इसमें केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं चाहिए। कई केसेस में हो सकता है ट्रांसमिशन लाइन ज्यादा लंबी नहीं चाहिए बिकॉज सब स्टेशन पास में है यहाँ पे। कई सिचुएशन में हो सकता है कि सैनिटरी लैंडफिल लगाने की कोई जरूरत नहीं है या लगाने की जरूरत है, उसकी कॉस्ट अलग आएगी। कई हो सकता है कि सिविल स्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत नहीं है बट किसी केस में है, उसमें कॉस्ट अलग आएगी। किसी केस में मैंने आपको बताया था, जैसे बायो सीएनजी जो बन रही है विद वेस्ट एनर्जी, उसको मैं इंसिनरेटर बॉयलर में ही डाल रहा हूँ, उसकी कॉस्ट अलग होएगी बजाय कि जो बायो सीएनजी बन रही है जो बॉटलिंग में जा रही है। हो सकता है तीसरा प्लांट बायो सीएनजी बना ही ना रहा हो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन का, वो सीधा कंपोस्ट बना के ही बेच देता हो एरोबिक डाइजेशन करवा के। सो क्या प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं उसके बेसिस पे कॉस्ट डिटरमाइन होगी, बट ये रेंज मैंने देखी है। बट स्टिल ऑलवेज हर सिनेरियो में यही स्टैंडर्ड नहीं रहने वाला, बिकॉज टेक्नोलॉजी सिचुएशन क्या क्या उनके मूविंग पार्ट्स होने वाले हैं हर प्रोजेक्ट के, उसके बेसिस पे काफी चीजें वेरी करेंगी। और और जनरली जो वेस्ट एनर्जी प्लांट है उसकी फिर भी स्टैंडर्डाइज की जा सकती है कि जो सिर्फ वेस्ट एनर्जी प्लांट की कॉस्ट होगी जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में होगी, वो फिर भी थोड़ी स्टैंडर्डाइज हो सकती है। बाकी चीजें एडिशन है, मतलब वो डिपेंड करेगा केस टू केस कि क्या। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट फिर इसलिए वेरी करती जाएगी। इसमें कुछ क्वेश्चन किसी का? अगर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन हम अगर इंक्लूड करते हैं तो वैसे कितना होता है कॉस्ट का टोटल? उसका कुछ फिक्स नंबर नहीं है वैभव। उसका रीजन ये है कि हो सकता है कि मैं बैंगलोर में सेटअप कर रहा हूँ प्लांट। अब बैंगलोर में कौन से वार्ड से मेरे को वेस्ट कलेक्ट करना है, वो कितनी दूर वार्ड्स हैं, मुझे उसके हिसाब से कितनी गाड़ियां चाहिए, कितने कॉम्पैक्टर्स चाहिए। और हो सकता है कि एक जगह मैं प्लांट लगा रहा हूँ जहाँ पे मेरे को एक सिटी से वेस्ट नहीं कलेक्ट करना, मुझे दूर दूर तालुका से वेस्ट कलेक्ट करके आना है। तो उस हिसाब से मुझे गाड़ियां कितनी चाहिए, वो सब चीजों की नंबर्स चेंज हो जाते हैं। तो उसके बेसिस पे भी हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाएंगे। हम्म। और इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना पीछे छूट गया, वो था ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको मैंने थोड़ा टच किया था। हर प्रोजेक्ट की को सेटअप करने से पहले उनके उस इलाके की वेस्ट की स्टडी होती है, जिसको कहते हैं एमएसडब्ल्यू कैरेक्टराइजेशन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि एवरेज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू उनके सैंपल्स में क्या क्या पाई गई है, विच शुड बी एटलीस्ट मोर देन 1000 टू 1500 किलो कैल पर केजी। तो इस रेंज से ऊपर होना चाहिए नंबर हमेशा। कि कितनी कैलोरीज जनरेट होंगी अगर हम 1 केजी कचरे को जलाएंगे, इस नंबर का ये सिग्निफिकेंस है। ओके ठीक है, और आपने नंबर क्या बताया कितना होना चाहिए? मतलब मोर देन 1200 1300 किलो कैल पर केजी। ओके हाँ, कमिंग टू ये प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया।
अब आते हैं कंसेशन एग्रीमेंट पे। अब कंसेशन एग्रीमेंट जो है दैट इज द बेस डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे ये प्रोजेक्ट अवार्ड मतलब हमें पहले प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ, फिर हमने कंसेशन एग्रीमेंट रन किया। अब इसके बेसिस पे हम लेंडर के पास जाएंगे या इसके बेसिस पे प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। कंसेशन एग्रीमेंट में बहुत सारे क्लॉजेस हैं। मैं बट कुछ मेजर क्लॉजेस जो हैं उनको छूने की कोशिश करता हूँ, दैट इज जो इस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक जरूरी हैं। फर्स्ट इज गारंटेड पावर परचेज या गारंटेड वेस्ट सप्लाई बाय द कंपनी। कि कंसेशन एग्रीमेंट बताएगा कि कितनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिनिमम वेस्ट सप्लाई करेगी डेली बेसिस पे। अगर वो नहीं करती तो उसको क्या क्या पेनल्टीज देनी पड़ेंगी टू द कंपनी। उसी तरह अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खरीद रही है बिजली तो वो बताएगी कि गारंटेड मिनिमम वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी परचेज करेगी फ्रॉम द कंपनी। इससे नीचे तो वो इससे मतलब मिनिमम इतनी तो करेगी ही करेगी कंपनी से। ठीक है। ओके अगर लेट्स से सेपरेट पीपीए साइन हो रहा है तो वो जो क्लॉज है रिगार्डिंग गारंटेड मिनिमम परचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट विल शिफ्ट टू पीपीए नॉट इन कंसेशन एग्रीमेंट। कॉमन सेंस है। एक जो स्टैंडर्ड क्लॉज हर कंसेशन एग्रीमेंट या पीपीए में होता है दैट इज पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। कि ओके अगर अगर कोई डिफॉल्ट या डिले होता है फ्रॉम द अथॉरिटी या डिस्कॉम फॉर पेमेंट ऑफ इट्स ड्यूज टू द कंपनी, देन वो पेमेंट की सिक्योरिटी कैसे होगी वो इस मैकेनिज्म में डिफाइन होगी। उसमें जनरली क्या होता है, एक रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो कंपनी के नाम पे दिया जाता है फॉर 3 months ऑफ ड्यूज। तो जनरली ये स्टैंडर्ड आपने पीपीए में पढ़ा भी होगा कि पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्लॉज क्या होता है। ये वाले क्लॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ सारे, क्योंकि यही लेंडर्स पूछते हैं। ओके थर्ड क्लॉज इज टर्मिनेशन राइट्स। की एग्रीमेंट टर्मिनेशन होने के क्या क्या इवेंट्स होंगे, कैसे टर्मिनेट हो सकता है, किस डिलेस के किस रीजंस की वजह से हो सकता है, इस टर्मिनेशन क्लॉजेस में कवर्ड होगा। फोर्थ इज असाइनमेंट राइट्स। कि असाइनमेंट जो मैं पहले आपको पॉइंट बोला था जब वैभव पूछ रहा था कि वो असाइनमेंट ऑफ प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स का असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के राइट्स का असाइनमेंट लेंडर को हो सकता है कि नहीं, वो असाइनमेंट क्लॉज में दिया होगा। अगर वो नहीं हो सकता है तो उसमें काफी इश्यूज हैं, इसका मतलब प्रोजेक्ट में और फिर लेंडर कहीं हाथ लगाने से भागेगा इस प्रोजेक्ट को। ओके असाइनमेंट का ये एक सेकंड कैटेगरी ऑफ राइट्स हैं दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन राइट्स। कि अगर लेंडर को लगता है कि कंपनी डिफॉल्ट कर रही है तो लेंडर खुद अब किसी और कंपनी को सब्स्टिट्यूट इसकी जगह करा के प्रोजेक्ट रन करवा सकता है कि नहीं, वो सब्स्टिट्यूशन राइट्स में लिखा होता है। इसको सब स्टेप इन एंड सब्स्टिट्यूशन राइट्स कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्लॉज होता है। अच्छा यतिन, इसमें एक और है गारंटेड पावर परचेज। जैसे कि अब इसमें ये भी होता है कि मिनिमम तो हो गया चलो, उसके बाद मैक्सिमम भी होता है। जैसे उसमें होता है सोलर में कि हम सेकी हो गया, वो इतना मैक्सिमम लेंगे, इससे ऊपर नहीं लेंगे, ऐसा नहीं, कुछ होता है। इसमें नहीं, मैंने अभी तक ऐसा देखा। इसमें ऐसा नहीं देखा मैंने। और इससे एक और पॉइंट याद आया कि लेट्स से अगर कोई 14 मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में 14 मेगावाट ही जनरेट होके एक्सपोर्ट नहीं हो रहा होता ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी, उससे कम होता है। क्योंकि वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए भी बहुत बिजली चाहिए। तो ये जनरली सोलर प्रोजेक्ट्स में नहीं होता, इस केस में होता है। तो नेट अगर 14 मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो अप्रोक्सीमेटली 17% पावर ऑक्सिलरी लेवल पे कंज्यूम हो जाती है। तो नेट उसका 14 मेगावाट माइनस 17% करोगे तो नेट इतना एक्सपोर्टेबल पावर होता है। ये 17% एक एवरेज नंबर है जो मैंने देखा है। अच्छा, इसमें कोई भी हो सकता है कि लेट्स से कि आपने अथॉरिटी से आपने साइन कर लिया, उसी टाइम में जैसे कुछ पावर आप डिस्कॉम से भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि डुअल पीपी हो सकता है पावर के लिए, मैंने अभी कुछ तक ऐसा नहीं पावर में। देखा। मैंने ऐसा नहीं देखा। मुझे लगता नहीं ऐसा होने देंगे वो।
क्योंकि जब आपने एक अथॉरिटी के साथ कर लिया साइन एग्रीमेंट, तो वो कहेगी ना कि ठीक है, हम मिनिमम तो हम कह रहे हैं, पर तुम भी तो नहीं ना भागो अपनी कमिटमेंट पूरी करने से, तुम भी तो एटलीस्ट बिजली इतनी प्रोड्यूस करो ना, ये तब बोल सकते या हैं, हमें मैक्सिमम वो बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा पावर बच गई है तो हम जा सकते हैं, ये तब हो सकता है। हाँ, इस केस में इतना अभी ऐसे सिचुएशन आई नहीं कभी, क्योंकि ये वेस्ट जो वेस्ट प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली अ बाय प्रोडक्ट। मेन इनका मोटिव होता है वेस्ट को प्रोसेस करने का। सोलर प्रोजेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट द बाय प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट। हम्म, सो मोटिव दोनों प्रोजेक्ट्स में अलग अलग है। ओके। हम्म। यादर एक चीज पूछना था, सोलर में ये एक्सेस जनरेशन के लिए क्लॉज होता है ना, कि अगर एक्सेस यूनिट जनरेट हो गए तो फिर उसके मतलब वो जो पीपीए है पार्टी, जो सामने वाला पार्टी जिनके साथ पीपीए साइन हुआ है, वो उनके डिस्क्रेशन पे है कि वो कंज्यूम कर वो एक्स्ट्रा जो यूनिट्स परचेज वो लेंगे कि वो ओपन मार्केट में बेच सकता है जनरेटर। वैसा कुछ क्लॉज जो इसमें भी होता है? हाँ, इसमें होता होगा कि अगर कुछ एक्स्ट्रा बन गए हैं विच विच लेट्स से डिस्कॉम नहीं लेना चाहता है, देन दे मे बी एबल टू सप्लाई इट, बट वो क्लॉज मतलब ये डीप डाइव करना पड़ेगा कंसेशन एग्रीमेंट में, ये मतलब वन ऑफ द मेजर क्लॉजेस नहीं है, बट ये होगा। ओके। हम्म। और कोई क्वेश्चन? वो जो आपने वो वाला बोला था, वो के कैल वाला जो था, कि हम्म। कैलोरीफिक वैल्यू वाला, तो हम्म। कैलोरीफिक वैल्यू से तो मेरा फाइनेंशियल मॉडल भी काफी, मतलब हम मॉडल वो कर सकते हैं ना, क्योंकि जो आउटपुट मेरा जनरेट होगा वो तो कैलोरीफिक वैल्यू का फैक्टर ही होना चाहिए ना फिर। कि अगर आप कह रहे हो कि भाई मेरा कैलोरीफिक वैल्यू है 1200 के कैल पर केजी, हम्म। सपोज 1300 के कैल पर केजी, तो मतलब कि मतलब मेरा जो वेस्ट है उससे अप्रोक्सीमेटली इतना जनरेट होने का पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ, तो वो जैसे एक इनपुट वेरिएबल हो सकता है। कुछ हाँ। जो फाइनेंशियल मॉडल जो लेंडर बनाते हैं उसमें ये वेरिएबल रखते हैं। कई सिंप्लिसिटी के लिए इसको रखते ही नहीं है, वो मान के चलते हैं कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनती ही जाएगी जितनी रिक्वायरमेंट है समझा। फ्रॉम द वेस्ट दैट इज सप्लाइड, तो वो मान के चलते हैं वेस्ट चाहे घटता रहे बढ़ता रहे, सेम तरह की इलेक्ट्रिसिटी ओवर द ईयर, ओवर द 25 ईयर पीरियड बनती जाएगी। और कुछ इसका इनपुट वेरिएबल डालते हैं, ओके। बिकॉज इसमें एक पॉइंट है, वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी जो कंपनी आपको बेच रही होती है, उनकी वेस्ट की उस बॉयलर की कैपेसिटी है, ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी कचरा डाली जाओ उसमें, उनकी कैपेसिटी होती है कि वो एक्स टन्स पर डे से ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, जला नहीं सकते वेस्ट को। मतलब वो एक लेवल के बाद उसकी कैपेसिटी एक्सपायर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्लांट लोड फैक्टर। तो प्लांट लोड फैक्टर जनरली ये प्लांट्स का इज अराउंड 70-80%। 70-80 और मे बी थोड़े आने वाले टाइम में वो 85% हो जाता है। तो एक लेवल के बाद इनकी इनके ऊपर भी हम मतलब इनकी एक डिजाइन कैपेसिटी होती है जिस कैपेसिटी के ऊपर ही ऑपरेट ही नहीं कर सकते। तो जो हम एंटनी वाला प्रोजेक्ट था उसमें डिजाइन कैपेसिटी थी 1000 टन पर डे की, बट हमारा मिनिमम गारंटेड वेस्ट सप्लाई था 800 टन पर डे। ओके। ठीक हाँ, है। क्योंकि अभी जो बायो सीएनजी वाला जिसपे जो ट्रांजैक्शन है उसका शायद ईयर 3 या ईयर 4 से 85% आता है, हम्म। इसलिए मैंने पूछा था। हम्म। ठीक है, अभी वो और क्या। बाकी जो क्लॉजेस आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट और क्लॉजेस, राहुल तो बोलते जा, मैं आपको बताते जाता हूँ क्या क्या क्लॉजेस। कंसेशन स्टार्टिंग से ही चालू कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। तो पहले कंसेशन अग्रीमेंट में है स्कोप ऑफ वर्क डेवलपर इन टर्म्स ऑफ वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड फाइनल डिस्पोजल। फिर है गारंटीड एमएसडब्ल्यू सप्लाई एंड कंपनसेशन फॉर शॉर्टफॉल इन एमएसडब्ल्यू सप्लाई, guaranteed gas purchase and compensation for shortfall in gas generation, payment security mechanisms to the developer, financial closure and substitution rights for the project,
इसमें भी सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है क्या, जैसे हमने वो रोड वाले में देखा था? हाँ, इसमें भी अभी बोला था ना मैंने, सब्स्टिट्यूशन एंड स्टेप इन राइट्स। हाँ, ओके। तो इन क्लॉजेस में आप देख लो, कोई कुछ समझना है मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ। फिर कहाँ था मैं? सब्स्टिट्यूशन राइट है ना? हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूशन राइट्स फॉर द प्रोजेक्ट, फिर परफॉर्मेंस बैंक। एक सेकंड हाँ ये रहा। Financial tipping fee rate and payment mechanism, financial closure, substitution rights for the project, performance bank guarantee to the authority, termination rights, major approvals and clearances, penalties for the project, land, location, area available, usage, assignment rights, etc. फिर sanction letter की summary है, security package, primary security, assignment of license agreement pertaining to entire land, project land, both present and future. A first charge by way of hypothecation in a form and manner acceptable to the lender over all the borrower. ये सारे स्टैंडर्ड कंसेशन स्टैंडर्ड सैंक्शन लेटर वाले पॉइंट्स हैं जो जनरली सोलर प्रोजेक्ट्स में भी होते हैं। मतलब माय क्वेश्चन इज कि आप लोग एक बार ये स्क्रीन में जो पॉइंट्स देख रहे हो, इसमें आपको कोई डाउट्स हैं जिसको मैं स्पेसिफिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ? यू कैन गो थ्रू इट एंड मैं वेट कर लेता हूँ। पेज नीचे करनी होगी तो बता देना। विशाल, प्रांजल, वैभव बता देना यार। हाँ यार, कहते हैं ना, एक क्वेश्चन था इसमें भी चेंज, जैसे कि मैंने रोड का देख रहा था तो उसमें चेंज इन स्कोप का बात हो रहा था, तो इसमें भी ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी रहता है कि कोई नया एरिया अलॉट कर सकती है? इसमें चेंज इन स्कोप मतलब एक प्रोजेक्ट था, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था उसमें। हम एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे थे, उसमें जो लोकेशन क्लाइंट को गवर्नमेंट ने बोली हुई थी उसमें कुछ प्रोटेस्ट हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने फिर ये चेंज किया था कि वो लैंड की लोकेशन चेंज की थी, तो वो चेंज इन लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट हुआ था, जिसके कारण वो कंसेशन एग्रीमेंट जो पहले एंटर किया हुआ था उसका एक नया अडेंडम साइन हुआ था, और प्रोजेक्ट की लोकेशन चेंज कर दी गई थी उस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो पहले लोकेशन पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल हो गया फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड देन दे हैड टू चेंज द लोकेशन। सो ये तक मैंने सिनेरियो देखा था। मतलब इसमें जैसे कि आप मेरे को वार्ड्स का बता रहे थे, तो उसमें वार्ड्स एलोकेटेड रहते हैं कि कौन कौन से वार्ड से कंपनी को कलेक्ट ट्रांसपोर्ट करना है, इफ इट इज इंक्लूडेड इन स्कोप। वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एरिया होता है ना, लेट्स से एक म्युनिसिपल अथॉरिटी जिसके साथ ये कंसेशन एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, वो म्युनिसिपल अथॉरिटी अगर कह रही है कि कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन भी आपका वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर वही बताएगी कि ये वार्ड से आपको कलेक्ट करना है। ओके, वो उसमें डेजिग्नेशन पॉइंट्स भी बताएंगे जहां पे आपको वेस्ट मिलेगा। इसमें भी एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, इसमें मैं और डिटेल में घुसता हूँ। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी दो तरह के काम होते हैं, उसमें एक होता है प्राइमरी कलेक्शन, एक होता है सेकेंडरी कलेक्शन। प्राइमरी कलेक्शन होता है जब हाउस होल्ड से जो रिक्शा वाले या छोटी वैन वाले इकट्ठे करके एक बड़े से ट्रांसफर स्टेशन पे लेके आते हैं जहां पे वेस्ट कलेक्ट करते हैं। फिर ये ट्रांसफर स्टेशन का जो इतना बड़ा वो जो इक्विपमेंट होता है उसको पूरा का पूरा उठा के ही वो डंप यार्ड में ले जाते हैं, वो होती है सेकेंडरी कलेक्शन। ओके, हाँ हाँ, मतलब हर एक सिनेरियो में स्टैंडर्ड नहीं है, हर सिटी का भी स्टैंडर्ड नहीं है, ये केस टू केस डिपेंड करता है। हो सकता है किसी शहर में गलियां बहुत हो,
वो गलियों में अब वो गाड़ियां नहीं ना घुस सकती, या तो वहां पे रिक्शे वाले कलेक्ट कर रहे होंगे, रिक्शे वाले कलेक्ट करके एक मेजर पॉइंट पे लाएंगे। वो मेजर पॉइंट पे बड़ी गाड़ी आएगी, वो गाड़ी या तो सीधे डंप यार्ड जाएगी, या तो हो सकता है कि वो इतनी बड़ी गाड़ी ना हो कि वो सिर्फ आधे रास्ते जाए, आधे रास्ते से वो उसकी जो बैक से जो वो इतना बड़ा कंटेनर है वो कोई बड़ी गाड़ी उठा के ले जाए। सो देयर कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कलेक्शन सिस्टम एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। एंड इसके डिस्कस की टेक्नोलॉजीज के बारे में लेंडर पूछते हैं। इसमें कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो बस डंप करना है और इक्विपमेंट, एक मतलब एक कंटेनर होना चाहिए कम। इसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा ये है कि कॉम्पैक्टर होते हैं ना, जो आपने ट्रक्स देखे होंगे जिन्होंने जो कचरा दबाते हैं, देखा कभी? वो बड़ा सा बॉक्स लेके जाते हैं। नहीं, तो बॉक्स लेके जाते हैं, वहां वो बॉक्स के पीछे दबा होता है ना, वो हाँ। बिल्कुल बंद होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है, तो वो कॉम्पैक्टर्स होते हैं। तो मतलब वो केस टू केस डिपेंड करता है, इसमें टेक्नोलॉजी कोई खास नहीं है, इसमें स्टैंडर्ड है, यही होता ओके ओके ओके। है। अच्छा, ये तो नहीं, सेकंड पॉइंट है कंडीशन प्रेसिडेंट, तो इसमें क्या किस टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं इसमें? हाँ, कंडीशन प्रेसिडेंट हर कंसेशन एग्रीमेंट में कुछ कंडीशंस होंगी कि ये कंडीशंस पूरी करनी है अथॉरिटी को, कुछ कंडीशंस होंगी कि ये कंडीशंस पूरी करनी है कंपनी को। ये कंडीशंस प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि अथॉरिटी की लायबिलिटी, सॉरी, अगर कंडीशंस प्रेसिडेंट फॉर अथॉरिटी है, इसका मतलब ये कंडीशंस अथॉरिटी को कंप्लीट करनी पड़ेंगी, तभी कंपनी मतलब ये कंडीशंस पूरी करके ही प्रोजेक्ट की स्टार्ट मानी जाएगी। कि आपको कंसेशन एग्रीमेंट में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल क्लोजर डेट, की फाइनेंशियल क्लोजर किस दिन होना, किस दिन को माना जाएगा। अपॉइंटेड डेट, मतलब किस दिन को वो डेट माना जाएगा जिस दिन प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने का डे माना जाए। शेड्यूल्ड कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन डेट, SCOD, उस डेट को किस डेट को माना जाएगा SCOD। ये सब डेफिनेशंस दी होती हैं आपने जो इतने कंसेशन एग्रीमेंट पढ़े हैं। अब ये सारी डेट्स प्लस और भी कंडीशंस, वो ये पूरी मतलब ये कब ट्रिगर होती हैं, इसके बारे में क्लैरिटी दी होती है कंडीशंस प्रेसिडेंट फॉर में, कि ये शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी अथॉरिटी को अपने एंड से, ये शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी कंपनी को अपने एंड से, तभी जाके ये कंसेशन एग्रीमेंट की लायबिलिटीज ट्रिगर होंगी एक दूसरे के अगेंस्ट। लेट्स से कंडीशंस प्रेसिडेंट फॉर अथॉरिटी में क्या हो सकता है, कॉमन सेंस लगाओ। हो सकता है कि जो लैंड है जहां पे प्रोजेक्ट कंपनी के ने लगाना है, अब वो कंपनी थोड़ा ना जाएगी उसको खाली करवाने, वहां पे अगर कोई बैठा हुआ है, that land does not belong to company and it is not the responsibility of the company to vacate that land. It is the responsibility of the authority to provide that land to the company. So authority has to go to that land and get it vacated अगर कोई कब्जा हुआ है। समझ रहे हो? हेलो, मैं दोबारा बोलूं अगर नहीं समझ आया? नहीं, आ गया, मतलब लैंड का तो उनका जिम्मेदारी अथॉरिटी, मतलब क्या क्या कंडीशंस होंगी जो अथॉरिटी की और कंपनी की लायबिलिटीज ट्रिगर करेंगी। मतलब अथॉरिटी ने अगर जमीन ही नहीं प्रोवाइड की तो कंपनी की लायबिलिटी कैसे ट्रिगर हो गई भाई? अगर अथॉरिटी ने कोई कुछ हो सकता है क्लियरेंसेस अथॉरिटी को लेने हो, कंपनी को ना लेने हो। लेट्स से प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो ओपन एक्सेस का अप्रूवल मैं कह रहा था, या लेट्स से कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, वो कंपनी को नहीं एक्चुअली अरेंज करना, वो अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो अथॉरिटी, तो कंपनी की लायबिलिटी तब तक ट्रिगर ही नहीं होगी जब अथॉरिटी ये कंडीशन पूरी नहीं करेगी। तो ये कंडीशन लिखी होगी एज कंडीशंस प्रेसिडेंट इन द कंसेशन एग्रीमेंट। इसी तरह कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? कंपनी को लेंडर अरेंज करना है, कंपनी को फाइनेंशियल क्लोजर करवाना है प्रोजेक्ट का, मतलब डेट और इक्विटी अरेंज करनी है, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो कंडीशंस प्रेसिडेंट फॉर कंपनी की कंडीशंस में लिखा होगा। ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस एवरी एग्रीमेंट, बीट PPA, बीट कंसेशन एग्रीमेंट, बीट रोड प्रोजेक्ट, बीट सोलर प्रोजेक्ट, बीट वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट, बीट एनी अदर प्रोजेक्ट।
इसमें कुछ टाइमलाइन थोड़ी होता है, जैसे कि रोड में 5 मंथ्स का था, 1 मंथ का था। हाँ, इसमें केस टू केस डिपेंड करेगा ना, आपको Okay. हर एक कंसेशन एग्रीमेंट को देखना पड़ेगा। रोड में देखो, रोड में एक ही अथॉरिटी थी, NHAI, तो उनका हो सकता है स्टैंडर्ड ही हर जगह चलता हो एग्रीमेंट। या यहाँ पे हर लोकल अथॉरिटी अलग अलग है, तो हर एक का अपना अपना होएगा टाइमलाइन। ओके समझ रहे हो? या ठीक है। बाकी लेंडर्स की जो प्री डिसबर्समेंट एंड प्री कमिटमेंट कंडीशंस होती हैं, जो सैंक्शन लेटर में लिस्ट की होती हैं, उसमें मेजर कंडीशंस देखो वही अक्रॉस द प्रोजेक्ट सेम ही होती हैं। कुछ जो स्पेसिफिक होती हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड या EPC कॉन्ट्रैक्ट, O&M कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड या इक्विटी इन्फ्यूजन रिलेटेड, वो अलग अलग हो सकती हैं। क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो मैंने WT का किया था, उसमें equity infusion 60% था, upfront equity infusion, that was not 100%, so it depends upon case to case. भैया भैया इधर इधर इधर। Sorry? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ, तो एक बार ये PCCs PDCs भी देख लो, और इसमें जो जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है मुझे बता दो जो समझाना है। मैं ये नोट शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, मतलब क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कब नीचे करना है कब नहीं। विशाल प्रांजल, वैभव बता दो, वैभव के पास तो हो गई है गेस। वैभव का तो हाँ, हमारे पास भी है। ये नोट है आपके पास? हाँ, मुझे ये वही ना जो है ने शेयर किया था। ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं भी। एक पॉइंट नंबर 6 था, फॉर फंड्स फॉर अनदर प्रोजेक्ट। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये एक स्टैंडर्ड क्लॉज है एंटिटी। कई बार क्या होता है कि प्रमोटर ने कहा होता है कि हम ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो लेंडर कहता है कि इसमें क्योंकि काफी पैसा लग रहा है, तो आप गारंटी दो कि आप फॉर एक्स पीरियड ऑफ टाइम कोई और नया प्रोजेक्ट नहीं लगाओगे इसके सिवा। ओके तो वो एक स्टैंडर्ड क्लॉज कभी कभी डाल देते हैं। या ठीक है। उनको अगर आप इनिशियली बता दो कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ साथ एक दो और प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिनकी डिटेल्स ये हैं, तो उनको एक्सेप्शन रखते हुए वो कह देते हैं कि फिर आप और नहीं लगाओगे प्रोजेक्ट्स फॉर अ फ्यू पीरियड, फॉर एक्स पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज वो सेफ गार्ड करना चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो उसका पैसा कहीं और ना आप ले जाओ। बिकॉज लेंडर की सक्सेस भी इस प्रोजेक्ट की सक्सेस पे डिपेंडेंट है ना। हाँ, वो तो है। एंड इसमें एक पॉइंट था मेंटेनेंस स्टॉक कॉस्ट के जस्ट नीचे 7 हाँ, वो एक पॉइंट होता है। क्या होता है कि एक आप कोई वेस्ट एनर्जी की जो DPR वगैरह देखोगे,
डायग्राम में आपको पता लगेगा कि वेस्ट एनर्जी में क्या होता है, जो कचरा इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन आया, वो इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन एक जगह इकट्ठा किया जाता है, वो एक पिट सी होती है, वो पिट से क्रेन रोज कचरा उठाती है और साथ साथ वो इंसिनरेटर पे डालती जाती है या कन्वेयर बेल्ट पे डालती जाती है। उस पिट के अंदर कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो 2-3-4 दिन का स्टॉक मेंटेन कर लेती है वेस्ट का। तो वो एक कई बार लेंडर्स कंडीशन लगा देते हैं कि हाँ, मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट में जो किया था उसमें कंडीशन लगाई थी कि आप एश्योर करोगे कि इस पिट के अंदर एटलीस्ट मिनिमम 3 डेज का स्टॉक, अगर रोज 800 टन पर डे आ रहा है तो मिनिमम 3 8 24 2400 टन माल अंदर होना चाहिए इस पिट के अंदर। वो पिट एक समझ ले बहुत बड़ी कंक्रीट ब्लॉक होता है, कंक्रीट में होता है, तो जिससे क्रेन उठाती है। ओके, हम्म। तो ये क्लॉज वहां पे नहीं लगता होगा ना, लीगेसी वेस्ट वाला अगर अपना होता होगा ऐसा कुछ? ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। ओके, लेगेसी वेस्ट इसमें था, इन्होंने लगाया था बिकॉज दे वांटेड कि इंश्योर करने के लिए कि 3 दिन का वेस्ट हमेशा पिट में रहे। हो सकता है ना लेगेसी वेस्ट तो वहां पड़ा हो, दूर कहीं पहाड़ में, जो आसपास पहाड़ हो 400-500 मीटर दूर, बट क्रेन ने तो पिट से ही उठाना ना। और लेट से कोई जेसीबी मशीन ही ना हो जो वहां से कचरा उठा के यहाँ पे डालने लायक हो। तो इन्होंने तो इंश्योर करवा लिया ना कि पिट में एटलीस्ट होना चाहिए। लेगेसी वेस्ट में हो या ना हो, वो लेंडर की सिरदर्दी नहीं है, उनको पिट में चाहिए। एक मतलब इससे एक क्वेश्चन आया कि हाउ डू लेंडर मॉनिटर ऑल दीज थिंग्स? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लेंडर आज तक मैंने जो देखा है, लेंडर रियल टाइम मॉनिटरिंग तो बहुत कम कर पाता है। ये उनको उनकी जो लेंडर का इंडिपेंडेंट इंजीनियर होता है, जिसको कहते हैं LIE, या वो टाइम टाइम पे विजिट करता है और ये चीजें चेक करता है, जो टेक्नोलॉजी या ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं। उसका विजिट शेड्यूल होता है या सरप्राइज होते हैं? वो इतनी डिटेल हमारे पास नहीं होती क्योंकि हम जनरली उस पार्ट में नहीं ना होते इन्वॉल्व, या बट जनरली शेड्यूल्ड ही होता है, होता होगा। सरप्राइज तो हो सकता है कि वहां पे कोई अटेंड करने वाला हो ही ना, तो फिर लेंडर वो अंदर ही ना घुसने देते तो फिर इशू आ जाएगा ना। मतलब जितना मैं पता हूँ मुझे, तो आई विल ऑलवेज फिल द पिट बिफोर, मतलब स्टॉक वगैरह ये जो भी रिक्वायरमेंट्स है तो पहले से तैयार हाँ, बट रखूंगा ये सब। हमारा रोल नहीं है ना एज एन इन्वेस्टमेंट हाँ बैंकिंग, और हाँ, हमारा गॉट रोल नहीं रहता वहाँ पे। इट। ये तो नहीं, जो पीरियोडिक मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट का, ये मतलब क्या, मतलब कि क्वार्टरली बनता है, मतलब कैसे होता है? पीरियड ये यार हर एक केस में ना अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है फिक्स कि ऐसा ही होता है वैसा ही होता है। ये एक केस में जो हुआ था मैंने वो लिखा हुआ है। पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या होता है, जैसे रोड्स में आपको बताया होगा कि एक मेजर शायद सोलर या रोड में कहीं ना कहीं आपको बताया होगा कि एक मेजर खर्चा, जैसे सोलर में होता है, इन्वर्टर्स जो होते हैं वो 5-6 साल बाद उनका डेफिनेट है कि उन्होंने खराब होना ही होना होता है। उनकी एज ही 5 ईयर्स होती है। तो 5 ईयर्स बाद हमेशा एक मेजर खर्चा आने वाला होता है आपका प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, क्योंकि इन्वर्टर्स को तो आप बंद नहीं करके रख सकते हो। तो वो 5 साल का के बाद जो खर्चा आना है उसका रिजर्व आप पहले ही बनाना शुरू कर देते हो। तो ये जो कंडीशन है जो लगाई हुई है लेंडर ने, उसने वेस्ट एनर्जी की कोई पीरियोडिक मेंटेनेंस मानते हुए कि कंपनी को जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी को एक रिजर्व अकाउंट बनाना चाहिए जिसमें इतने पैसे हर साल वो डाले, ताकि एक्स नंबर ऑफ इयर्स के बाद जो एक मेजर मेंटेनेंस करनी है उसके लिए कंपनी के पास हमेशा पैसा रेडी हो। तो ये क्लॉज ये कहता है। पॉइंट समझ आया? हाँ, आ गया। और कोई पॉइंट? तो इनमें भी फिर वैसा सोलर में जैसे वाटरफॉल मैकेनिज्म होता है पेमेंट को लेके, वो फिर वो इन सब प्रोजेक्ट्स सेम है, में वो सब सेम है, सोलर सब में सेम है। सब में वाटरफॉल मैकेनिज्म होता है, सब में ये चीजें स्टैंडर्डाइज्ड है। एक एक ये डाउट था, टिपिंग फी जो आपने बताया, टिपिंग फी ओनली फॉर
मेरा जो प्लांट के अंदर है उसके लाने का भी होता है, या फिर जो अपना लैंडफिल फैसिलिटी है उसका भी अलग से होता है? टिपिंग फी एक ही नंबर होता है, बट वो आपको जब प्रोजेक्ट आप बिड कर रहे होते हो आपको पहले ही स्कोप बता दिया जाता है, ये प्रोजेक्ट का स्कोप है, आप अपने बेसिस पे टिपिंग फी की बिड लगाते हो। ओके हाँ हाँ। ओके, मेरा बिडिंग का क्राइटेरिया टिपिंग फी मतलब हाँ मैंने सिलेक्शन बताया ना, बिडिंग हाँ हाँ पैरामीटर इज टिपिंग फी। मेन। करेक्ट। और जो बायो सीएनजी और वेस्ट एनर्जी में अब मेजर डिफरेंस जो आता है वो है, टिपिंग फी तो सेम ही होती है, बस इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो इसमें आप गैस बेच रहे हो बायो सीएनजी में। अब बायो सीएनजी में जब आप गैस बेच रहे हो तो ऑब्वियसली गैस आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नहीं बेच रहे हो, आप किसी ऑब्वियसली उसको बेचोगे, वो उस कंपनी को जो गैस बेच आगे सकती है। तो गैस बेचने वाली कंपनी जिनको हम गैस बेचते हैं वो जनरली हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑफ इंडिया, दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम एटसेट्रा, या जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, या जो प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं जैसे अदानी गैस वगैरह। तो आप बायो सीएनजी में जो गैस बनती है वो आप उनको बेचते हो। अब बायो सीएनजी में गैस बेचने के भी, गैस को सप्लाई करने के भी दो मेथड्स हैं। वन इज बॉटलिंग, कि आप सिलेंडर्स में बॉटलिंग करो एंड देन सिलेंडर सप्लाई करो, या पाइपलाइन, कि आप अपने ही पॉइंट से एक पाइपलाइन बिछा के उनको सप्लाई करवाओ। ठीक है। अब गैस की प्राइसिंग क्या होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट। हमने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसिंग क्या डिसाइड की थी कि टैरिफ ऑर्डर पे जो लिखा होगा वेस्ट एनर्जी के, जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन उस स्टेट का होगा वो डिसाइड करेगा। इस केस में एक गवर्नमेंट की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की शायद, या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की एंड नेचुरल गैस की, दैट इज कॉल्ड SATAT स्कीम, सस्टेनेबल अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट, कुछ टोटल उसकी फुल फॉर्म है SATAT स्कीम। उसमें रेट ये हर साल बताते हैं, जैसे इस साल का रेट है अप्रोक्सीमेटली 46 रुपीज पर केजी। तो इसी रेट पे इनको ये गैस बेच सकते हैं। एंड बट ये कंपनी की अपनी सिरदर्दी है कि उसने किसके साथ टाई अप करना है गैस बेचने का। उस एग्रीमेंट जिसके जिस जिस एग्रीमेंट के बेसिस पे वो सप्लाई करेंगे किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को गैस, उस एग्रीमेंट को कहते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट। ठीक है। अब वो कमर्शियल एग्रीमेंट, या उसमें भी क्लॉजेस वैसे ही चेक होंगे जैसे कंसेशन एग्रीमेंट या एक पीपीए में चेक होंगे, कि वही स्टैंडर्ड चीजें कि गारंटेड परचेज क्या होगी, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होगा, वो चीजें सेम रहेंगी। बट इसमें एक इशू, एक एक चीज सेपरेट है कि इसमें आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, एक कंपनी को खुद मेहनत करनी पड़ती है टाई अप करने के लिए विद पर्टिकुलर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, बिकॉज इसमें अभी ये बहुत नेसेंट स्टेज में प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये बॉटलिंग करके बेचना है कि उसमें करके बेचना है। अब बॉटलिंग करने में और पाइपलाइन से सप्लाई करने में डिफरेंस है। बॉटलिंग करने में, बॉटल करने में बहुत हाई प्रेशर में गैस बॉटल करनी पड़ती है, कंप्रेशर्स यूज करने पड़ते हैं। आई गेस वो 200-250 बार प्रेशर पे गैस फिल की जाती है। बट एक पाइपलाइन में गैस ज्यादा हाई प्रेशर पे नहीं रिलीज की जाती, दैट इज 5, 7, 10 बार पे की जाती है। तो वो खर्चे कंप्रेशन के, उनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दैट इज अनदर स्टोरी फॉर अ बायो सीएनजी प्रोजेक्ट। सो उसमें उस पर बहुत जोर दिया जाता है। में जो एग्रीमेंट होता है जैसे कि कितने साल का होता है, मीन्स कि हमें इतने साल सप्लाई करेंगे हम, या ऐसा कुछ होता है या मतलब कि इंडेफिनिटली या कुछ?
ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देख जनरली तो 10, 15, 20 साल का ही किया जाता है, बट मेरे को जो सुनने में आया था, अभी तक हमारे पास कोई प्रोजेक्ट में कमर्शियल एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं है, तो मेरे पास गारंटीड आंसर नहीं है इसका। बट हम टारगेट कर रहे हैं कि 10, 15 साल तो मिनिमम होना चाहिए, ताकि लेंडर एटलीस्ट उतने साल का कमर्शियल एग्रीमेंट होना चाहिए जितने साल का लोन है, लोन है। बिकॉज लेंडर को सिक्योरिटी चाहिए होगी ना कि इतने सालों के लिए जितनी देर देर तक का मेरा लोन है, इतनी देर तक तो गारंटीड ये कंपनियां खरीदेंगे ही गैस। अब इसमें ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ये कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग इंपॉर्टेंट होगी लेंडर के लिए, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की क्या रेटिंग है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट बैठे क्वेश्चन एक लेंडर पूछेगा कि किसके साथ कमर्शियल एग्रीमेंट साइन हुआ है। और कोई क्वेश्चन? हेलो यतिन, एक क्वेश्चन था, जैसे कंपनीज जब भी एक WTE प्रोजेक्ट आता है तो एक नोडल एजेंसी को अपॉइंट किया जाता है, तो नोडल एजेंसी कौन सी एजेंसी होती है? लाइक वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी होती है कोई? यार, ये तू कहीं से पढ़ के बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? क्योंकि इसका आंसर ऐसा नहीं है कुछ। नहीं एक्चुअली जो मैंने WTE का प्रोजेक्ट पढ़ा था जोंटा का, तो उसमें एक नोडल एजेंसी हाँ। अपॉइंट हुई थी, तो वो मेरे को आप देख, केस टू हाँ। केस वेरी करता है। हाँ उसके केस में केरला की एक अथॉरिटी है, केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, KSIDC। वो एजेंसी है जिसने सारी बिडिंग करवाई। उसने फिर कहा कि आपको किस एरिया का अलॉट हुआ है, आप उस एरिया की कॉर्पोरेशन के साथ और हमारे साथ, दोनों के साथ मिलके आप कंसेशन एग्रीमेंट एंटर करेंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है, ये केस टू केस वेरी करेगा। ओके। जो प्रोजेक्ट मैंने वेस्ट एनर्जी का किया उसमें कोई अलग नोडल एजेंसी नहीं है, उसमें सिंपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ एग्रीमेंट है। ओके ओके। हम्म। तो अगर और कोई पॉइंट्स हैं तो फिर हम बाद में, आप मेरे को चाहे मैसेज कर देना, मेल कर देना, मैं फिर आंसर कर देता हूँ। तो अभी कॉल रैप कर दें फिर, या कुछ और क्वेश्चंस हैं तो पूछ लो आप मुझे। नहीं अभी तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप लोग ये रिकॉर्डिंग सेव कर लिए, तो और जिसको भी भेजनी है, अनीश को या ऋतु को, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, ठीक है। ओके ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यतिन। थैंक यू।